हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब भोजन के बारे में हम देख चुके थे कि भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। इनके बारे में हम पहले देख चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य कि मानव स्वास्थ्य क्या होता है। मानव स्वास्थ्य का मतलब क्या है? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक का मतलब क्या है? हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, प्रॉपर रूप से काम कर रहा हो। और मानसिक स्वस्थ का मतलब क्या होता है कि हमारा माइंड प्रॉपरली काम कर रहा हो, हमारा माइंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो व्यक्ति कैसा कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। अब स्वास्थ्य के लिए जो मानव स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रमुख बिंदु होता है वो होता है जल। जल के द्वारा ही हमारा स्वास्थ्य, जल पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। अब जल जिसे हम पानी कहते हैं, वाटर, तो किस प्रकार का जल हमने उपयोग में लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए? तो नंबर 1 देखते हैं जल के गुण। जल क्या? पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। जल पूर्ण रूप से शुद्ध कब होगा? जब जल में कोई हमें सूक्ष्म कण उपस्थित न हो, कोई वनस्पति उपस्थित न हो, तो जल पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद जीवाणु और विषाणु जल में अनुपस्थित होने चाहिए। जीवाणु और विषाणु उपस्थित नहीं होने चाहिए। यदि जीवाणु और विषाणु उपस्थित होंगे तो हमें अनेक प्रकार की बीमारी होगी। ज्यादातर बीमारियां किससे होती है? वायरस से। वायरस मतलब विषाणुओं से। यदि विषाणु और जीवाणु उपस्थित है तो और उस जल का हम उपयोग कर रहे हैं तो हम बीमार होंगे। इसके बाद जल का पीएच क्या होना चाहिए? पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच का मतलब क्या है? ये शुद्धता मापने का मात्रक है। शुद्धता को मापता है। और शुद्ध जल है, शुद्ध जल की पीएच होती है 7। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। यदि 7 से ऊपर चली जाएगी पीएच, यदि 7 से ज्यादा होगी, पीएच बढ़ रही है, तो जल कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और यदि पीएच 7 से कम हो रही है तो जल कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7 होती है शुद्ध जल की पीएच। तो जल की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, O2 की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। मतलब कि ऑक्सीजन जो होती है, जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। तो ये जल के गुण थे कि भाई जब हम स्वस्थ रहने के लिए जल ग्रहण करेंगे तो उस जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये शरीर में जल की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब कि हमारे शरीर को जल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जल हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। नंबर 1 देखो, चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। मतलब कि हम जल की लगातार सही मात्रा ले रहे हैं तो इससे क्या होगी? चुस्ती और ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में। मतलब जल हमें फ्रेश फील करवाएगा। इसके बाद थकान का एहसास नहीं होगा। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, लगातार कुछ काम कर रहे हैं तो हमें थकान का एहसास नहीं होगा, हम लगातार जल पी रहे हैं बीच बीच में। तो इसके बाद है अगला पॉइंट, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? भाई हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता। जैसे हमें जुकाम हो जाती है तो जुकाम कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। तो किस वजह से होती है? कि हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो उन वायरस से लड़ती है और उनको नष्ट करती है। मतलब कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? स्ट्रांग होती है यदि हम जल का सही मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और शुद्ध जल का उपयोग कर रहे हैं। तो रेशों की मात्रा संतुलित रहती है। मतलब कि रेशे बताए थे मैंने, भोजन बताया तो मैं खाद्य रेशे, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खाद्य रेशे। तो जो रेशे होते हैं उनकी मात्रा क्या रहेगी? संतुलित रहेगी यदि हम जल का एक सही रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो इसके बाद एलर्जी होने की संभावना कम होगी। यदि हम जल को सही रूप से काम ले रहे हैं, सही रूप से उपयोग कर रहे हैं जल का, तो एलर्जी भी बहुत कम चांस होंगे एलर्जी होने का भी। उसके बाद फेफड़ों का संक्रमण नहीं होगा। मतलब फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा, दमा, वो होती है, या हमारी जो वायु कुपिकाएं होती है उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनकी दीवारें नष्ट हो जाती है। तो वो हमें फेफड़ों का जो संक्रमण होता है वो नहीं होगा यदि हम जल सही मात्रा में ले रहे हैं। तो उसके बाद आंत्र जो संबंधित बीमारियां होती है, आंत से संबंधित बीमारियां, वो भी नहीं होगी। और यदि हम जल को भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं जल का, तो पथरी होने का खतरा भी नहीं होता है। पथरी भी बहुत कम केसेस में होगी, नहीं पथरी भी हमें नहीं होगी यदि हम जल को पर्याप्त रूप से ले रहे हैं तो। और उसके बाद मोटापा भी नहीं बढ़ेगा।
इंसान ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, एक नॉर्मल रहेगा। अब आगे देखते हैं हम, दूषित जल यदि हम ग्रहण कर रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हमें कई प्रकार की बीमारी हो जाएंगी, हमें बीमारी हो सकती है कई प्रकार की यदि हम दूषित जल को ग्रहण कर रहे हैं। तो इनमें सामान्यतः हैजा और पेचिश होता है। सामान्य बीमारी कौन सी है, हैजा और पेचिश। लेकिन और कई वायरल संक्रमण के कारण कई प्रकार की बीमारी होती है वायरस के द्वारा, जिसमें हेपेटाइटिस फ्लू है, कोलेरा है, पीलिया है, ये सभी बीमारियां हमें दूषित जल पीने से होती है। एक बीमारी राजस्थान में गंभीर समस्या उत्पन्न की थी, किसने, नारू या बाला रोग ने। एक रोग था जिसने राजस्थान में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी थी, ये था नारू या बाला रोग। इसका रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस ये एक प्रकार का कृमि है। ये नारू या बाला रोग का रोगजनक है। इस कृमि के द्वारा फैलता है नारू या बाला रोग, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये हमारे राजस्थान में फैला था फर्स्ट में। यहाँ पर इस रोग ने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी थी। अब जल के बाद अगला पॉइंट देखते हैं मोटापा। मोटापा का मतलब क्या है। मोटापा का मतलब है वसा का जमा होना। यदि हमारे शरीर में वसा की परत जमा हो रही है, वसा का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, मोटापा बढ़ता कब है, कब वसा हमारे शरीर में जमा होती है, वसा की परत कब जमती है हमारे शरीर में, कि हम भोजन में ऊर्जा को ले रहे हैं, कोई भोजन कर रहे हैं उसमें ऊर्जा हो रही है, उसको हम खर्च कम कर रहे हैं और ग्रहण ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वसा का लेवल बढ़ेगा। भाई हम वसा को खर्च तो कर ही नहीं रहे और ग्रहण कर रहे हैं, तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी, तो वसा की परत जमेगी। और इसके बाद क्या है, जो जंक फूड होते हैं, कृत्रिम भोजन, फास्ट फूड जो होते हैं, उनसे भी क्या होगा, उनसे भी वसा का लेवल बढ़ता है, वसा की परत का लेवल बढ़ता है। उसके बाद हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटापा क्या होगा, बढ़ेगा ही भाई। और स्थिर जीवन यापन मतलब कि हम अपने जीवन को एक जगह पर रुक कर काट रहे हैं, एक जगह पर सोकर काट रहे हैं, एक जगह पर पड़े हुए हैं, जीवन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक जगह पर स्थिर रुके हुए हैं, तो उससे भी क्या होगा, हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, व्यय नहीं होगी, और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो क्या होगा, वसा की परत बढ़ेगी, वसा का लेवल बढ़ेगा। तो इस मोटापा का फिर दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, क्या दुष्प्रभाव होता है मोटापा का, कि हमारी आयु कम हो जाएगी, हम कम जीवन जी पाएंगे, हमारी आयु कम हो जाएगी। और मोटापा बढ़ गया हमारे शरीर में, तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, जैसे हृदय रोग में कही है, जैसे हार्ट अटैक है हमारा, हृदय रोग ही है। इसके बाद मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। निद्राकालीन श्वास समस्या मतलब कि हम सो रहे हैं, नींद में श्वास लेने में समस्या आएगी, निद्राकालीन श्वास समस्या। कैंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और अस्थि संध्यार्थी का मतलब क्या है, अस्थि संध्यार्थी का मतलब होता है कि हमारे जो जॉइंट होते हैं ये सही प्रॉपर रूप से काम नहीं करते हैं, तो ये बीमारियां हमें क्या हो सकती है, मोटापा के कारण हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि ये क्या होता है, बीएमआई शरीर भार सूचकांक, जैसे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मानव भार बटे में लंबाई, मतलब कि कितना वजन है और उसके लंबाई का। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति मोटा है या फिर पतला है। यदि बीएमआई 25 से 30 के बीच में आ रही है, यदि बीएमआई 25 से 30 के बीच में आ रही है, तो एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, न तो मोटा है न पतला है। यदि 25 से कम जा रही है, 25 से 18 के बीच में आ रही है, तो व्यक्ति पतला हो जाएगा। और 18 से भी कम जा रही है, बीएमआई 18 से कम हो रही है, तो व्यक्ति और ज्यादा दुबला हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। और यदि 30 से ऊपर जा रही है, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, मोटा कहलाएगा। इस प्रकार से हम इस बीएमआई शरीर भार सूचकांक से हम क्या, व्यक्ति मोटा है कि पतला है, किस प्रकार का है, स्वस्थ है कि नहीं, इसका हम पता लगा सकते हैं बीएमआई के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं।
ब्लड प्रेशर, BP ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? जो वाहिनियां होती है हमारी, उनमें रक्त के द्वारा जो दाब लगता है वो रक्तचाप कहलाता है। भाई रक्त किस में बहता है? वाहिकाओं में बहता है। तो वाहिनियों में रक्त के द्वारा लगने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। वाहिनियों में रक्त के द्वारा जो दाब लगता है वो रक्तचाप कहलाता है। अब रक्तचाप को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? और रक्तचाप को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर दे रखा है 120 से 80 mm Hg, 120 से 80 mm Hg। ठीक है, तो ये 120 क्या है? 120 सिस्टोलिक को प्रदर्शित करता है और 80 डायस्टोलिक को। अभी सिस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक क्या है? यह धमनियों में जो दाब लगेगा उस दाब को प्रदर्शित करेगा 120, ये जो संख्या है। धमनियों में दाब कब लगता है? जब हमारे हृदय की मांसपेशियां है वो संकुचित होगी। भाई हृदय की जो मांसपेशियां है वो संकुचित होगी तो क्या होगा? रक्त धमनियों में पहुंचेगा और धमनियों में क्या होगा? प्रेशर के कारण दाब लगेगा। और डायस्टोलिक क्या है? इसमें क्या होगा? जो हृदय की जो मांसपेशियां है वो शिथिल होंगी तो उस दाब को क्या कहेंगे? डायस्टोलिक दाब कहते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? इसको मापने के लिए रक्तचाप मापी, जिसे क्या बोलते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर, इसके द्वारा रक्तचाप को माप सकते हैं। ये यंत्र है रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब देखते हैं रक्तचाप उच्च रक्तचाप हो सकता है और निम्न रक्तचाप दोनों हो सकते हैं। निम्न रक्तचाप मतलब कि बीपी लो और बीपी हाई। इस नाम से आपने सुना होगा बीपी लो और बीपी हाई। तो मैं इस प्रकार से इसलिए लिख रहा हूँ कि आप वीडियो को रोककर नोट्स बना ले, ये आराम से देखकर इनको लिख ले और नोट्स बना ले साथ के साथ। तो निम्न रक्तचाप क्या है? बीपी लो क्या है? बीपी लो के अंदर क्या होगा कि धमनियों की दीवारों पर रक्त का दाब कम हो जाएगा। धमनियों की दीवारों पर रक्त का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। रक्त मतलब कि स्लो बहने लगेगा, रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा निम्न रक्तचाप में। और जब भाई रक्त का प्रवाह ही कम हो गया, रक्त अपनी स्पीड से नहीं बह रहा, स्लो बह रहा है हमारे शरीर में, तो क्या होगा कि जो हमारे मस्तिष्क है, हृदय है, इनमें क्या होगा? इन अंगों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन की जब इन अंगों में पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा? ये स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मतलब कि परमानेंटली क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं ये अंग, यदि इन अंगों में ऑक्सीजन की पर्याप्त रूप से मात्रा नहीं पहुंचेगी। और ऐसा कब होगा? जब व्यक्ति किससे? बीपी लो से ग्रसित हो, निम्न रक्तचाप से ग्रसित हो, तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखते हैं उच्च रक्तचाप, मतलब कि बीपी हाई। ब्लड प्रेशर क्या हो गया? हाई, बीपी हाई। उच्च रक्तचाप में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि धमनियों की दीवारों पर रक्तचाप बढ़ जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें रक्तचाप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें रक्तचाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धमनियों की दीवारों पर क्या हो जाएगा? रक्तचाप बढ़ जाएगा। उच्च रक्तचाप में धमनियों की दीवारों पर रक्तचाप बढ़ गया, जिसे क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप। अब ये होता किन किन में है, किस कारण से होता है? यदि व्यक्ति अधिक चिंता युक्त है, उसे चिंता है किसी चीज की, या फिर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, या फिर उसे किसी चीज की अधिक खुशी होगी, अधिक खुशी होने से भी उच्च रक्तचाप होता है भाई। इसके बाद अधिक भोजन करने से और मसाले वाला भोजन हो तो उससे भी क्या होगा? उच्च रक्तचाप हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है। क्या क्या से? चिंता से, क्रोध से, अधिक खुशी से। यदि हमारा अधिक भोजन, वसायुक्त भोजन कर रहे हैं, अधिक मसाले वाला भोजन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बीपी बढ़ सकती है। अब इसका उपाय क्या है? इसको रोकने के लिए उपाय क्या है? हमें पोटेशियम युक्त पदार्थ, मुझे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। और पोटेशियम युक्त पदार्थ कौन सा है? जैसे कि ताजे फल, इन सब में पोटेशियम की मात्रा मिलेगी। पोटेशियम युक्त पदार्थों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या है? कैल्शियम युक्त पदार्थ। अब जैसे दूध है, वसा युक्त पदार्थ है, इनसे क्या होगा? कैल्शियम युक्त पदार्थों का हम प्रयोग करेंगे
तो क्या होगा, बीपी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। अब वसायुक्त पदार्थ है तो ये नॉर्मल एक कंट्रोल में, ऐसा नहीं भाई हम बिल्कुल फुल वसा वाला भोजन कर रहे हैं। इसके बाद नियमित व्यायाम यदि हम करेंगे, रोज हम व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज, तो इससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए यदि बीपी को कंट्रोल रखना है। तो क्या है कि जो रक्तचाप होता है, निम्न रक्तचाप, बीपी लो और बीपी हाई, ये हमने देखा। इसको रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्पाइगनोमैनोमीटर। स्पाइगनोमैनोमीटर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्पाइगनोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। तो ये हमारा रक्तचाप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। और यदि आपको सारे टॉपिक समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।